भारत जोड़ो यात्रा का आज 10वां दिन था और हर दिन के साथ यात्रा से जुड़ने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज राहुल गांधी को केरल की एक महिला ने चटाई भेंट की, जिसका फोटो राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया। साथ में लिखा, आज सुबह एक नायाब तोहफा मिला, प्यार के धागों से बुनी एक चटाई, एक माँ की ओर से बेटे के लिए। भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ती जा रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस के बीजेपी पर हमले भी बढ़ते जा रहे हैं। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा, बीजेपी शासन में एक तरह से देश का बंटवारा हो गया है। देश जबरदस्त आर्थिक असमानता, सामाजिक ध्रुवीकरण और सत्ता के केंद्रीकरण का सामना कर रहा है। बीजेपी ने समाज के विभिन्न वर्गों के बीच बड़े पैमाने पर विभाजन पैदा किया है। आज लोग धर्म, संस्कृति और यहाँ तक कि खान पान को लेकर बटे हुए हैं। राज्य सरकारों के अधिकार प्रधानमंत्री कार्यालय ने छीन लिए हैं। इसके साथ ही जयराम रमेश ने यह भी ऐलान किया कि 1 नवंबर से कांग्रेस असम में असम जोड़ो यात्रा शुरू करेगी। असम जोड़ो यात्रा का ऐलान करते हुए जयराम ने कहा कि असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा पार्टी के विधायकों को प्रभावित करने की कितनी भी कोशिश कर ले, कांग्रेस नहीं रुकेगी। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई विधायक शर्मा की तरह पार्टी छोड़ देता है। इस बीच कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज उनका जन्मदिन है, हम उन्हें इसकी शुभकामनाएं देते हैं। आज पीएम मोदी की उपलब्धियों की खूब चर्चा हो रही है। देश के युवाओं को मोदी जी ने इतना कुछ दिया है कि वो आज का दिन राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा से जहां कांग्रेस को मजबूती मिलती दिख रही है, वहीं कांग्रेस विरोधी दल उस पर तंज कसने से भी नहीं चूक रहे हैं। दिल्ली के सीएम और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यात्रा को असफल बताते हुए कह दिया कि कांग्रेस को कमजोर करने के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये काम कांग्रेस सांसद राहुल गांधी खुद ही कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी यात्रा के साइड इफेक्ट से परेशान दिख रही है और यात्रा को विवाद का केंद्र बनाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी भले ही देश के ज्यादातर राज्यों पर काबिज हो, लेकिन कर्नाटक को छोड़ दक्षिण में हमेशा वो बेदम साबित हुई है। हालांकि वो तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जोर जरूर लगा रही है, लेकिन उसके लिए राह आसान नहीं है, क्योंकि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव लगातार उसके खिलाफ हुंकार भर रहे हैं, साथ ही केंद्र के विपरीत भी जा रहे हैं। दरअसल राज्य सरकार ने 17 सितंबर को तेलंगाना राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया, जबकि केंद्र ने इसे हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में नामित किया। इस तकरार के बीच मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने इशारों में बीजेपी को जमकर ललकारा और आरोप लगाया कि देश और तेलंगाना में सांप्रदायिक ताकतें समाज को बांटने और लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश कर रही हैं। अगर धार्मिक कट्टरता बढ़ती है तो ये राष्ट्र के जीवन को नष्ट कर देगी और इसके परिणाम स्वरूप मानवीय रिश्ते बिगड़ेंगे। लोगों के बीच इस तरह का विभाजन किसी भी तरह से उचित नहीं है। तेलंगाना के सीएम की ये टिप्पणी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हैदराबाद दौरे के बीच आई है। यहाँ केंद्रीय गृह मंत्री ने तेलंगाना मुक्ति दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी को तो आजादी 1947 में मिल गई थी, लेकिन हैदराबाद पर आज भी निजामों का राज है। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ की जनता को अब सिर्फ 13 महीने के लिए इसे झेलना होगा। इतना ही नहीं, अमित शाह ने कहा कि राज्य के लोग आधिकारिक तौर पर हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाना चाहते थे। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने इसका वादा भी किया, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के कारण जश्न मनाने से इनकार कर दिया। अब अमित शाह तो राज्य सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी भी पलटवार कर रही है, जिससे राजनीतिक पारा बढ़ता जा रहा है। अब चुनाव है तो सियासी पारा तो गरमाएगा ही, लेकिन देखना होगा कि चुनावी रेस में कौन आगे निकलेगा। गुजरात में अभी से चुनावी शोर देखने को मिल रहा है। सत्ताधारी बीजेपी, मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, तीनों ही दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, जिससे बीजेपी डरी हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा डर कांग्रेस से लग रहा है, क्योंकि पार्टी हर मोर्चे पर बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही है और सरकार को घेरने के लिए उसके पास मुद्दों की भरमार है। ऐसे में बीजेपी अब कांग्रेस को कमजोर करने की हर संभव कोशिश कर रही है और इसके लिए वो कांग्रेस नेताओं की छवि खराब कर रही है, जिसके चलते पिछले दिनों राज्य के पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस नेता विपुल चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया था और उनको आज 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। और पूर्व गृह मंत्री के खिलाफ हुई इस कार्रवाई पर जिग्नेश मेवानी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा था, जिसके बाद जिग्नेश मेवानी खुद निशाने पर आ गए हैं और उन्हें 6 महीने की सजा सुनाई गई है, जिस पर जिग्नेश ने एक बार फिर सरकार को आड़े हाथों लिया है। जिग्नेश ने ट्वीट कर कहा, यूनिवर्सिटी का हाल बाबा साहेब के नाम पर हो, ये मांग करना भी अब एक अपराध हो चुका है। इससे पहले एक अन्य ट्वीट करके उन्होंने अपने खिलाफ हुई कार्रवाई की जानकारी देते हुए बिल्किस बानो के दोषियों को रिहा करने को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा था। अहमदाबाद के मेट्रोपॉलिटन कोर्ट द्वारा मेरे सहित 19 आरोपियों को 6 महीने की सजा सुनाई गई है। 2016 में गुजरात यूनिवर्सिटी के कानून भवन का नाम बाबा साहेब अम्बेडकर भवन रखने की मांग के साथ रोड ब्लॉक करने का ये मामला है। आंदोलनकारियों को सजा और बलात्कारियों को रिहाई।
हालांकि इस मामले के बाद राज्य की सियासत गर्मा गई है और कांग्रेस आक्रामक हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ये सब कुछ हार के डर से कर रही है। महाराष्ट्र की सियासत में इस समय एक चर्चा जोरों पर है कि दशहरा रैली के लिए मुंबई का शिवाजी पार्क किसे दिया जाएगा, उद्धव गुट को या शिंदे गुट को, क्योंकि ये दोनों ही रैली के लिए इस पार्क की मांग कर रहे हैं। हालांकि आखिरी फैसला बीएमसी का ही होगा, लेकिन फिलहाल इस बहस के चलते राज्य की सियासत गरमाई हुई है और दोनों ही गुटों में बहस बढ़ती ही जा रही है। इसी बहस के बीच आज फिर उद्धव ठाकरे ने शिंदे गुट को खुली चुनौती देते हुए बड़ा ऐलान किया है। उद्धव ने साफ किया कि शिवसेना की दशहरा रैली शिवाजी पार्क में ही होगी। आज हुई बैठक के दौरान उद्धव ने ये घोषणा करते हुए समर्थकों से भीड़ जुटाने की अपील भी की। इसके साथ ही उद्धव ने उनका साथ छोड़कर बीजेपी से हाथ मिलाने वाले विधायकों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शिवसेना छोड़कर जाने वाले ठग हैं। इस मामले पर जुबानी जंग तेज होती जा रही है, क्योंकि इससे पहले शिंदे गुट की तरफ से भी ये दावा आया और उन्होंने भी बीएमसी के बार्ड ऑफिस में एप्लीकेशन दी हुई है। दरअसल ये लड़ाई अब वर्चस्व की लड़ाई हो चुकी है। ऐसे में उद्धव और शिंदे दोनों ही गुट शिवसेना पर अपना दावा ठोक रहे हैं। बता दें कि हर साल दशहरे पर शिवसेना शिवाजी पार्क में परंपरागत रैली करती आई है। ऐसे में उद्धव इस बार भी यहां रैली करना चाहते हैं और खुद को असली शिवसेना बता रहा शिंदे गुट भी शिवाजी पार्क में ही रैली करना चाहता है। ऐसे में अब सभी की निगाहें बीएमसी पर जाकर टिकी हैं। बीएमसी की तरफ से शिंदे गुट या उद्धव गुट में से किसको शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने की इजाजत दी जाती है, लेकिन उद्धव ठाकरे के तेवर बता रहे हैं कि फैसला किसी के भी हक में आए, उद्धव गुट शिवाजी पार्क में ही रैली करेगा और वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है और इस खास मौके को और भी खास और यादगार बनाने के लिए पीएम मोदी ने नामीबिया से आए 8 चीतों में से 3 को मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर नेशनल पार्क में बने क्वारंटाइन बाड़ों में छोड़ दिया है। इसके साथ ही 74 साल बाद भारत में चीतों की आवाज सुनाई देगी। इन चीतों को विशेष विमान के जरिए ग्वालियर एयरपोर्ट लाया गया था और अब इस प्रोजेक्ट की गूंज हर तरफ है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी पीएम ही छाए हुए हैं। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है कि किसी छोटी सी चीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट करना बीजेपी को बखूबी आता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस प्रोजेक्ट पर आज मोदी सरकार तारीफें लूट रही है, हर जगह पीएम की चर्चा हो रही है, असल में ये प्रोजेक्ट इस सरकार का है ही नहीं, बल्कि ये प्रोजेक्ट है यूपीए सरकार का, जिसे साल 2009 में यूपीए की सरकार के दौरान शुरू किया गया था। हालांकि इससे पहले साल 1970 में ही ये कोशिश हुई थी, लेकिन उसके बाद साल 2008-2009 में ये कोशिश हुई, जिस दौरान प्रोजेक्ट चीता का प्रस्ताव हुआ। उस समय भारत में यूपीए की सरकार थी और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह की सरकार ने इसे मंजूरी दी। मंत्रालय ने वन्यजीवन विशेषज्ञ के रंजीत सिंह, एक अमेरिकी अनुवांशिकी विज्ञानी स्टीफन ओब्रायन और सीसीएफ के लारी मार्कर से विचार विमर्श करने के बाद 2010 में नामीबिया से 18 चीतों को मांगने का प्रस्ताव किया गया था। उसी साल तत्कालीन वन एवं पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश अफ्रीका के चीता आउटरीच सेंटर भी गए थे। चीतों को भारत लाने की पूरी तैयारी थी। साल 2010 और 2012 के बीच 10 स्थलों का सर्वेक्षण किया गया था। मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान नए चीतों को लाकर रखने के लिए तैयार माना गया, क्योंकि इस संरक्षित क्षेत्र में एशियाई शेरों को लाने के लिए भी काफी काम किया गया था। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 300 करोड़ रुपए खर्च कर चीतों को बसाने की योजना को औपचारिक रूप दे दिया था, लेकिन साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी थी और करीब 7 साल बाद साल 2020 में कोर्ट ने इस रोक को हटाया, जिस कारण से ये ताज मोदी सरकार के सर सज गया है और आज सरकार यूपीए सरकार के प्रोजेक्ट पर खुद का नाम कर रही है।